हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और गाइस, मैं आप लोगों के साथ एक पार्ट म्यूट बॉय का शेयर कर चुकी हूँ, पार्ट 24। तो चलिए अब दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। जिसने वो नहीं सुना पहले उसे सुन लीजिए, फिर आपको ये वाला पार्ट ठीक से समझ में आएगा। तो चलिए आज के एपिसोड को हम शुरू करते हैं। 2 दिन बाद हमारे प्यारे वांगशन वापस से क्लाउड रेसेस में आ गए थे। उन्होंने बहुत अच्छा टाइम यूनमक में बिताया था। उन्होंने काफ़ी एंजॉय भी किया था, मस्ती भी की थी। जहाँ पर विंग ने वांगजी को अपना रूम, अपना घर, जहाँ पर भी वो रहा, पढ़ा और जो भी मस्ती की, वो सब चीज़ें दिखाई थी। और तो और जंगछा और थोड़े से लवांगची में जो खट्टापन था वो भी ठीक होता जा रहा था। वक्त के साथ साथ उन दोनों में भी ठीक ठाक बॉन्डिंग बन गई थी। पर यहाँ पर जंगछा काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहा था जब वो लोग वापस से क्लाउड रेसेस आ रहे थे, क्योंकि जंगछा का इकलौता दोस्त हमारा वेवोशन भी उसे छोड़कर जा रहा था। उसकी शिची की शादी तो पहले ही हो गई थी। यहाँ पर वो गहरी सी सांस लेकर हक कर कर हमारे विभूषण को विदा करता है। और जब वो हक करता है ना, तो लवांगची को बहुत जलन हुई थी। यहाँ पर वांगची जो था वो पूरे रास्ते थोड़ा सा जेलस फील कर रहा था। वो पूरे रास्ते आराम से यहाँ आ गया था। उसने विंग को कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन जब वो क्लाउड रेसेस में वापस आए, विंग का बहुत भव्य स्वागत हुआ था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फीस्ट यानी कि खाने का पूरा बड़ा सा टेबल क्लाउड रेसेस के आंगन में सजाया गया था, जहाँ पर सारे एल्डर्स मिलके उन लोगों के साथ दावत खा रहे थे। और सारे के सारे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जैसे कि परफॉर्मेंस और बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। वांगजी यहाँ पर उन सबका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन वांगजी का फोकस सिर्फ उसी टाइम पर कहीं ना कहीं फिक्स्ड हो गया था जब जंगछा ने विंग को हक किया। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था किसी और अल्फा का विंग को इस तरह से टच करना। वो जानता है ये गलत है, उसे ये सब नहीं करना चाहिए। इवन विंग जो था वो अपने यीलिंग पेट्रियार्क की जितनी भी चीज़ें थी, जैसे कि फ्लूट और उसका प्यारा सा जो लंजा ने उसे उस टाइम पे टसल दिया था, वो भी यहाँ ले आया था। विंग जो था वो बार बार लंजा को देख रहा था, जो कि आज आउट ऑफ फोकस लग रहा था। वो पूछता है, क्या हुआ लंजा? लंजा उसे कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि लंजा कहे भी तो क्या कहे कि मैं जल रहा हूँ, मैं जल जल के पता नहीं क्या सोच रहा हूँ। विंग क्या सोचेगा उसके बारे में, इसलिए लंजा कुछ भी नहीं कहता और कहता है, कुछ नहीं विंग, तुम्हें क्लाउड रेसेस आके कैसा लगा? विंग इशारों में कहता है कि उसे क्लाउड रेसेस आके काफ़ी मज़ा आया, उसे क्लाउड रेसेस में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर सब चीज़ें कितनी बदल गई हैं। पहले पढ़ाई का और बहुत स्ट्रिक्ट माहौल था जब वो यहाँ आया था, तब वो एज अ स्टूडेंट यहाँ पर आया था। लेकिन आज वो एज अ स्टूडेंट नहीं बल्कि एज अ लैंड फुरन बन के यहाँ आया है। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, एक्साइटेड है। यहाँ पर वांगजी जो है वो विंग का हाथ कस के पकड़ लेता है। ये लोग सारी चीज़ें एंजॉय करने के बाद अब अपने रूम में रेस्ट करने जाते हैं। जैसे ही ये लोग जिंगशी में रेस्ट करने जाते हैं, तभी विंग की 2 छोटी सी मेड जो थी वो उसे फॉलो कर रही थी। वांगजी उन लड़कियों को बाहर ही एक और जो कमरा था उसकी तरफ बता देता है कि ये तुम दोनों के रहने के लिए कमरा है। वो एक शेयर्ड कमरा था, जहाँ पर दोनों जो उनकी मेड थी वो उस रूम को शेयर करके रह सकती थी। वो रूम काफ़ी बड़ा था। उस रूम में बाथरूम भी एरिया था और नहाने के लिए, साथ में रहने के लिए भी काफ़ी बड़ा था। 2 बिस्तर लगे हुए थे, दोनों के लिए अपनी अपनी अलमीरा भी थी। यहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इतना खूबसूरत जगह तो नहीं देखी थी, क्योंकि वो हमेशा से ऐसी जगह से रह कर आई थी जहाँ पे वो मोस्टली गंदगी में ही ज़्यादातर टाइम बिताती थी, या फिर उनको जिस तरह से भेज दिया गया था ब्रॉथल की तरफ, तो वहाँ पर तो और भी ज़्यादा गंदगी होती थी। बाहर से चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती थी, बट अंदर ही अंदर लोगों के गंदे गंदे बिस्तर, गंदे गंदे कपड़े और उसमें से लोगों के संभोग की जो बदबू आती थी, ये उन लड़कियों को वॉमिट करवाने वाली जैसी होती थी। यहाँ पर ये लड़कियाँ देखती हैं कि जिंगशी के जो पीछे है काफ़ी बड़ा गार्डन है, वहाँ से काफ़ी अच्छे फूलों की खुशबू भी आ रही है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ये लोग देखकर थोड़ी खुश हो रही थी। ये लोग अपने बेडरूम में जाती हैं। यहाँ पर लवांगची जैसे ही जिंगशी में आता है, वो सीधा जिंगशी में पहले तो सारे नौकर से सम्मान रखवा देता है। विंग को अपने हाथों से लेकर जाता है पूरा जिंगशी, जो कि रेनोवेट हो चुका था। जिंगशी प्लस जिस घर में विभूषण रहता था, वो पूरा घर का एरिया कवर करके एक बहुत बड़ा सा घर बना दिया गया था, ताकि वहाँ पर वांगशन के बच्चे और वांगशन के बच्चों के लिए फ्यूचर में जो स्टडी टेबल वगैरह यूज़ होगा, वो सारी चीज़ें रख दी गई थी। विंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है देखकर, इतना बड़ा घर उसे रहने के लिए मिला है। इवन उन लोगों को एक बहुत प्यारा बाथरूम भी मिल गया था, जहाँ पर वो लोग अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज़ को भी पूरा कर सकते हैं। सारा सामान रखवाने के बाद सर्वेंट जब बाहर चले जाते हैं, तो यहाँ पर
लवांग जी जिंगशी का गेट बंद कर देता है और फटाफट जाकर विभूषण को अपनी गोद में उठा लेता है और उसके बाद वो सीधा उसे बेडरूम में लाकर बेडरूम में नीचे आराम से बेड पे लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। वो यहाँ पर उसकी नेक को किस करने लगता है। यहाँ पर विभूषण कहता है, लंजा हम इतनी बड़ी जर्नी से आए हैं, मैं थक गया हूँ। बट वो विंग की ऊपर से आ रही जंचा की खुशबू को हटा देना चाहता था। वो विंग के रोप्स को खोलने लगता है। विंग कहता है, नहीं अभी नहीं, अभी रात भी नहीं हुई है, तुम मुझे आधे ही थका दोगे। लेकिन लंजा तो कुछ भी नहीं सुनता। वो सीधा उसके ऊपर आता है और जहाँ जहाँ वांग जी को लगता है कि जंचा ने उसे टच किया था, जिस तरह से उसे गले मिला था, वो वहाँ उसे किस करके वहाँ पर दूसरे अल्फा की खुशबू को मिटा रहा था। और वो विंग को यहाँ पर उसकी पूरे रोब फ्रंट से खोल देता है। वो उसके इनर रोब को भी धीरे धीरे निकाल देता है और उसके बाद उसकी चेस्ट पे किस करने लगता है। यहाँ पर विंग भी मोहन कर रहा था और कहता है, अच्छा तो मेरा वांग जी यहाँ इतना डेस्परेट हो रहा था मेरे साथ ये सब करने के लिए। वांग जी यहाँ पर कहता है, विंग यहाँ पर इशारों में बोलता है, फिर डेस्परेशन कैसी है। तो यहाँ पर वांग जी उसे बोलता है, मुझे तुम्हारे ऊपर से जंचा की खुशबू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। विंग यहाँ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है क्योंकि वो समझ रहा था वांग जी कितना जेलस टाइप है, वो ये बात जानता है। यहाँ पर वांग जी बार बार उसके निप्पल को अपने थंब से पिंच कर रहा था और विंग मुआयन कर रहा था। विंग की करहराने की आवाज़ें आ रही थी और विंग कहता है, नहीं इससे ज़्यादा नहीं, वरना तुम जानते हो हम फिज़िकल हो जाएंगे और मैं ज़्यादा थक जाऊँगा। वांग जी जो होता है वो कहता है, ठीक है हम फिज़िकल नहीं होंगे, पर मुझे खुद को रिलीज़ करना होगा। यहाँ पर वांग जी बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था, जो कि विभूषण को साफ से उसके कपड़ों पर से दिख रहा था। धीरे से वांग जी भी अपने रोब्स को खोलता है, अपनी चेस्ट को विंग की चेस्ट से मिलाता है, अपने ट्राउज़र्स को और विंग के ट्राउज़र्स को भी सरका कर नीचे कर देता है। और उस वक्त वांग जी जो था वो विंग के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी ना करके बल्कि अपने हाथों से अपनी जगह को विंग की जगह से रब करने लगता है और फिर खुद को धीरे धीरे सहलाने लगता है। फिर वो विंग का हाथ पकड़ के भी खुद को सहलाता है। वो तब तक ये कंटिन्यू करता है और कभी कभी वो विंग के जगह पर विंग के पार्ट में भी अपनी चीज़ को जानबूझकर रब करने लगता है, मसलने लगता है, ताकि विंग भी एक्साइटेड हो। बट विंग अभी फिजिकल नहीं होना चाहता था, इसलिए विंग यहाँ पर वांग जी को अपने हाथ से ही चीज़ें करने में मदद करता है, जिसकी वजह से वांग जी थोड़ी देर तक ये सब करने के बाद अपने हाथ की गति बढ़ाते हुए विंग के ऊपर खुद को रिलीज़ कर देता है। वो विंग की प्राइवेट पार्ट पे ही खुद को रिलीज़ करता है और पास में ही पड़े उनके, क्योंकि उन्होंने रूम में अपने पास में ही कपड़ा रखवा दिया गया था बेडरूम के, ताकि कल को उन्हें खुद को क्लीन करना हो तो उन्हें ज़्यादा इधर उधर जाना ना पड़े। वो उस कपड़े को उठाता है और विंग को यहाँ पर क्लीन कर देता है। विंग कहता है, वांग जी तुम कितने बड़े पर्वर्ट हो, कल ही रात तुमने मेरे साथ इतने सारे राउंड किए और अभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ गई। वांग जी कहता है, मुझे विंग के ऊपर दूसरों की खुशबू बर्दाश्त नहीं होती और विंग को जब भी मैं इस तरह से देखता हूँ स्टिमुलेट हुआ हुआ, तब मेरे अंदर विंग के साथ संभोग करने की इच्छा बहुत ज़्यादा जाग जाती है। अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान ना करते हुए खुद को रिलीज़ कर दिया, जिससे ना ही मैं तुम्हें अब पोक करूँगा और ना ही तुम मुझे। और यहाँ पर वांग जी और विंग एक दूसरे को डीप किस करने लगते हैं। फिर विंग को याद आता है कि वो अभी विश्राम कर लेते हैं, कल वो लोग राका के पास जाएंगे। आखिर क्या हुआ है राका को जो वो इस शादी में नहीं आया। यहाँ पर विंग और वांग जी जो थे वो आज रेस्ट करते हैं। दोपहर में वो लोग खाना वैसे भी खा चुके थे। वो शाम तक रेस्ट करने के बाद वापस से जाते हैं मेस में, कुछ खाना खा लेते हैं। सारे लेंस जितने भी शादी में गए थे वो बहुत बुरी तरह से थके हुए थे, बहुत ज़्यादा उनका शरीर टूट रहा था, क्योंकि शादी की भाग दौड़, इतना सब कुछ करना, सामान लाना, सामान की चिंता, सामान इधर उधर रखवाना और उसके बाद वापस आना, ये उनके लिए आसान नहीं था। वो लोग थके हुए थे, इसलिए वो लोग रात में सो जाते हैं और रोमांस नहीं करते। अगले दिन विभूषण उठता है और लवांग जी को कहता है कि चलो राका से मिलने चलते हैं। यहाँ पर वांग जी और वो अपने आप पैदल निकल जाते हैं राका से मिलने के लिए, क्योंकि विंग देखना चाहता था कि राका जो उसके बुलाने पे हमेशा प्रस्तुत होता था वो आज क्यों नहीं आया। विंग के मन में बहुत सारे थॉट चल रहे थे। वो लोग धीरे धीरे उसी जगह जाते हैं जहाँ पर उन्होंने पहले राका से मुलाकात की थी। वो देखते हैं कि यहाँ पर अजीब सी चीज़ें हो रही हैं और वहाँ पर वो यहाँ पर एक
कब्र को भी देखते हैं, जिसे देखकर विंग और वांगजी बहुत शॉक्ड हो गए थे। वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि राका के जैसे कि राका सिर्फ एक हथेली जितना बड़ा था, राका के छोटे छोटे बच्चे राका की हथेली जितनी यानी कि हमारी एक उंगली जितना बच्चा हो चुका था, और वो राका के साथ राका उनका ध्यान रख रहा था। वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 बच्चे थे जिनका राका ध्यान रख रहा था। राका जैसे ही विंग को देखता है उसकी खुशबू से ही पीछे मुड़ता है और कहता है, विंग तुम मुझसे मिलने आ गए। वहाँ पर लवांगची को देखकर तो वो थोड़ा सा मुंह बना रहा था, बट विंग को देखकर वो फटाफट भाग कर आता है। विंग यहाँ पर उसे अपने हाथ में लेता है। राका जैसे ही उसकी बॉडी से टच होता है, राका यहाँ पर उससे अपने आप ही बातें करने लगता है माइंड में। विंग कहता है, ये तुम्हारे बच्चे हैं राका, तुम पिता बन गए इसलिए तुम नहीं आए थे। वाह, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन तुम्हारी वाइफ कहाँ है? तो राका यहाँ पर रोने लगता है, और राका यहाँ पर उसे माइंड में ही बताता है कि उसकी वाइफ ने बच्चे पैदा करते ही दम तोड़ दिया था। वो विंग की शादी में इसलिए नहीं आया था क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, और उसकी वाइफ की डिलीवरी का टाइम आ गया था। जिस दिन विंग की शादी थी उसी दिन राका की वाइफ ने 2 बच्चों को पैदा किया, और अगले ही दिन राका की वाइफ की मौत हो गई। यहाँ पर विंग ये सुनकर थोड़ा घबरा गया। वो कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये सब नहीं पता था। राका यहाँ पर आंसू पोंछते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता था, वरना कभी हम बच्चों के लिए सोचते भी नहीं। विंग यहाँ पर कहता है, राका तुम रो क्यों रहे हो? वांगजी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ रहा था क्योंकि वो माइंड में बात कर रहे थे। तो वो विंग से कहता है, राका क्यों रो रहा है, क्या बात है? विंग बताता है कि उसकी जो वाइफ थी वो बच्चों को पैदा करने के बाद गुजर गई, उसकी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी। ये सुनकर वांगजी को भी बहुत अफसोस लगता है। वो भी राका की तरफ हाथ बढ़ाता है और राका को सिर पे उसके हाथ फेरने लगता है, और राका से कहता है, अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो तो तुम क्लाउड रेसेस चल सकते हो, मैं अंकल और ब्रदर को मना लूँगा। यहाँ पर राका कहता है नहीं, वो वापस से अपने लोगों के पास जा रहा है। राका एक डीमन है, डीमन ब्लड लाइन का अल्फा है, इसलिए उसे अपने लोगों के पास जाना होगा। उसके बच्चे बहुत छोटे हैं, उन्हें एक माँ की वार्मथ की ज़रूरत है, और राका की फैमिली में राका के अपने बहुत सारे लोग हैं जो इन्हें वार्मथ दे सकते हैं। राका की अपनी बहनें उसे बुला रही हैं। यहाँ पर ये बात सुनकर विंग कहता है, तो तुम अपने लोगों के पास चले जाओगे राका, ये हमारा आखिरी अलविदा होगा। राका कहता है, नहीं, मैंने जो अंगूठी तुम्हें दी थी, जब भी तुम उसे पहनोगे और उसे याद करके मुझे बुलाओगे, मैं तभी प्रकट हो जाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मुझ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राका को ये सब देखकर विंग जो था वहाँ पर बहुत सारे मिठाइयाँ, फ्रूट, अपनी शादी की बहुत सारी चीज़ें लाया था, बट उसकी हिम्मत नहीं होती राका को देने की, और वांगजी भी कुछ नहीं बोलता। तभी राका देखकर बोलता है, ये सब तुम मेरे लिए लाए हो? तुम जानते हो ना मुझे मीठा पसंद है, तुम्हें पता है मेरे बच्चे बहुत क्यूट हैं, क्या तुम उन्हें देखना चाहोगे? विंग हाँ कर देता है। वो बच्चे सिर्फ विंग की एक उंगली जितने ही बड़े थे। विंग जब उन्हें हाथों में लेता है ना तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो बहुत ही प्यारे बच्चे थे, भले ही वो डीमन के बच्चे थे, पर वो छोटे छोटे उनके हाथ पैर थे, छोटे छोटे क्यूट से थे, और विंग को उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा था कि मतलब इतना क्रूल कैसे हो सकती है प्रकृति कि इन छोटे बच्चों से उनकी माँ को छीन ले। यहाँ पर विंग उन छोटे बच्चों को अपनी हथेली में लेके अपने सीने से लगाता है और अपनी थोड़ी सी गोल्डन कोर को यूज़ कर अपनी ओमेगा गर्माहट से उन बच्चों को गर्म कर देता है, जिसकी वजह से वो बच्चे जो कि उन्हें कोई अगर तकलीफ़ भी होगी तो वो एकदम ठीक होकर शांत होकर सो जाएंगे। यहाँ पर राका कहता है, थैंक यू विंग, मेरे बच्चों के लिए इतना करने के लिए। विंग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं थैंक यू बोलने की, हम दोनों दोस्त हैं, और मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे बच्चे मेरे लिए भी तो मेरी एक तरह से नेफ्यू जैसे लगे, तो तुम्हें इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे बच्चे बहुत क्यूट हैं। राका यहाँ पे कहता है, मैं जब अपने ट्रेडिशन में वापस जाऊँगा ना, अपनी जगह पे वापस जाऊँगा अपने ट्राइब के अंदर, तो मैं इनका नामकरण करूँगा विंग, और मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, इसलिए मैं अपने एक बच्चे का नाम वुजियान रखूँगा और एक का नाम यिंग रखूँगा। ये सुनकर विंग मुस्कुराता है। लवांगची भी मुस्कुराता है कि इन दोनों छोटे छोटे बच्चों का नाम उसके अपने ओमेगा पे नाम रखा जाएगा। एक प्राउड मोमेंट था ये उसके लिए। यहाँ पर विंग राका के साथ बैठता है। वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं। वो राका के लिए बहुत सारा खाना भी लाया था क्योंकि राका को ह्यूमन वर्ल्ड का खाना बहुत पसंद था। वो राका के लिए कुछ मिठाइयाँ भी लाया था। राका उन मिठाइयों को खा भी लेता है। राका अपने बच्चों को पास बैठे हुए उन बच्चों को
उनका जो खाना था वो फीड कराने लगता है और यहाँ पर वो बच्चों को बहुत सारे न्यूट्रिशन भरी चीज़ों को खिलाने लगता है। तो यहाँ पर विभूषण पूछता है तुम इन्हें ये सब खिला रहे हो, ये तो बहुत छोटे हैं। यहाँ पर उसने कुछ बेलों से बनी हुई कुछ आम रस मतलब बेलों का रस बनाया हुआ था और वो उन्हें बच्चों को पिला रहा था। तो विंग कहता है तुम इन्हें दूध क्यों नहीं फीड करा रहे। तो यहाँ पर आका मुस्कुराता है और कहता है मेरी सारी शक्तियाँ बेलों से हैं और बेलों का रस ही इन्हें आगे चल के इन बेलों पर नियंत्रण दिलाना सिखाएगा। हम लोग ह्यूमन नहीं हैं, हम डीमन हैं, इसलिए हमारे बच्चों को प्रकृति से मिली हुई चीज़ों को फीड कराना होता है और उनकी माँ का दूध भी। लेकिन माँ नहीं है तो मुझे प्रकृति से बनी चीज़ों को ही उसे उनका सोमरस, उनका रस ही उन्हें फीड कराना होगा। और गाइस, सोमरस कोई भी शराब नहीं होती, बल्कि सोमरस जो होता है वो फ्रूट का रस होता है। यहाँ पर वो उन सब की चीज़ों का जो कि आगे चल के इन डीमन को अपने कब्जे में लानी है, अपने तरीके से मोल्ड करनी है और अपनी जिसे कहते हैं ना एलिमेंट बनाना है, उन सब चीज़ों का रस इन बच्चों को बचपन से ही फीड कराया जा रहा था। विभूषण बहुत अमेज्ड होता है क्योंकि उसने पहले कभी ये चीज़ें नहीं सुनी थी और वो कहता है ठीक है। ये लोग बहुत देर बात करने के बाद राका अपने दोनों बच्चों को अपनी पीठ पे उठाता है और एक को आगे उठाता है, अपनी छाती से लगाकर वहाँ से जा रहा होता है। वो कहता है मैं तुमसे मिलने ही आ रहा था, लेकिन अच्छा ही हुआ तुम आ गए। मैं दोनों बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकता था और दोनों बच्चों को लेके क्लाउड ड्रेसेस भी नहीं आ सकता था। ये दोनों बहुत छोटे हैं, क्लाउड ड्रेसेस में बहुत ठंड है, क्लाउड ड्रेसेस में आना इन बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं होता। इसलिए विंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ। यहाँ पर वो राका को अलविदा कहता है और राका अपनी ट्राइबल के पास वापस जा रहा था। वो लास्ट टाइम अपनी वाइफ की जो कब्र थी उसके पास घुटने टेक के बैठता है और उसके बाद वो वहाँ पर उसे अलविदा कहकर चला जाता है। लिटरली उसे सच में बहुत ज़्यादा दुख था, पर वो विभूषण को एक प्यारी सी स्माइल के साथ, थोड़ी सी आंखों में नमी के साथ बाय बोलता है और वहाँ से चला जाता है। विभूषण यहाँ लवांगची के साथ वापस क्लाउड ड्रेसेस आया था, बट वो बहुत ज़्यादा ना टूटा हुआ था। पहली बार उसे बहुत बुरा लग रहा था दो नन्ही जानों के लिए। वो वांगची से कहता है वांगची मेरे बच्चों का तुम हमेशा ख्याल रखना। वो इशारों में जब ये चीज़ कहता है तो वांगची कहता है तुम ज़्यादा मत सोचो, मुझे पता है तुम इमोशनल फील कर रहे हो। वो यहाँ पर उसे हक कर लेता है। दोनों बहुत देर तक हक करके बैठते हैं क्योंकि विंग काफ़ी इमोशनल फील कर रहा था। राका उसका बहुत अच्छा दोस्त था, उसकी ये ट्रेजेडी देखकर विंग को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वांगची ने उसे पूरी तरह से कंफर्ट फील कराया। आई होप गाइस आपको आज का पार्ट अच्छा लगा होगा। राका वाला पोर्शन बहुत दिल दहलाने वाला था। इतने हैपनिंग पर्सन, इतने मस्तीखोर इंसान लाइफ में सीरियस हो गया, वो अपने बच्चों के प्रति सीरियस होकर अपनी ट्राइब में वापस चला गया। देखते हैं कभी राका फ्यूचर में हमारे विंग से मिलने आएगा या नहीं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बाय बाय।